दुनिया भर में जारी उथल पुथल, जंग का माहौल, बारूद, मिसाइलों की धमक, देखा जाए तो दुनिया के कई देश पिछले कुछ वर्षों में काफी असुरक्षित हुए हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 यानी वैश्विक शांति सूचकांक की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि दुनिया के कई हिस्से समय के साथ साथ अशांत होते जा रहे हैं और ये लगातार 13वां साल है जब दुनिया में अशांति बढ़ी है। रूस यूक्रेन के बाद अब इजराइल और ईरान की जंग के बीच लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। ऐसे माहौल में अब बांग्लादेश को किस बात का डर सता रहा है, बताएंगे आपको। वहीं उत्तर प्रदेश के एक नेता ऐसे हैं जो कभी कहते हैं कि अखिलेश यादव ने संविधान को तब जाना जब वो पार्टी में पहुंचे, वहीं कभी ये भी कहते नजर आते हैं कि बीजेपी को हटाने के लिए हमें किसी से परहेज नहीं, हम सबके साथ हाथ मिला सकते हैं। वैसे तो हर दल की दूरी वो नाप चुके हैं, अब एक बार फिर बसपा प्रमुख मायावती की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। आखिर कौन है ये नेता और क्यों एक मजबूत बैसाखी ढूंढ रहे हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। और इसके अलावा आज 4 राज्यों में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली चुनावी परीक्षा मानी जा रही है। खासतौर पर ये चुनाव केरल और पश्चिम बंगाल के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जहां अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो क्या तस्वीर बनती नजर आ रही है आज के मतदान के बाद, इसे भी समझेंगे। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा तनाव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस विवाद के बीच अब बांग्लादेश क्यों कांप रहा है? यहाँ के स्थानीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश ने एक रडार को चटगांव में एक्टिव किया है, वहीं एक और रडार को ढाका के आसपास एक्टिव कर दिया है। हालांकि बांग्लादेश के रक्षा मंत्रालय ने इसे आधुनिकता के लिए उठाया गया एक कदम बताया है, लेकिन आनन फानन में अपना रडार सिस्टम सेट करने का फैसला दहशत से भरा लग रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में पहली बार इस तरह के रडार सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। इस रडार सिस्टम का नाम GM-403M है, जिसे लेकर बांग्लादेश की वायुसेना का कहना है कि ये एकदम नए तरह का रडार सिस्टम है। बांग्लादेश के सेना के जो बड़े अफसर हैं, इस रडार सिस्टम को उन्होंने एक्टिव किया है और अब इसके आने से बांग्लादेश की वायुसेना को हवा में मजबूती जरूर मिलेगी। बताया जा रहा है इस रडार सिस्टम को बांग्लादेश ने फ्रांस से खरीदा। फ्रांस ने ही इसे तैयार कराया है। अप्रैल 2024 में बांग्लादेश की वायुसेना ने इसे शुरुआती तौर पर जांच के लिए पहले रखा, इसे परखा, लेकिन अब इसे पूरी तरह से सेट कर दिया है। दरअसल ये सिस्टम हर तरह की मिसाइल और फाइटर जेट का पता लगाने में सक्षम है, यहाँ तक कि उन पर नज़र भी रख सकता है। साथ ही खुफिया इनपुट जुटाने के हिसाब से भी एकदम परफेक्ट माना जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश ने यह फैसला जल्दबाजी में लिया है। कुछ रक्षा जानकारों की माने तो इस सिस्टम को 2 महीने बाद यानी अगस्त माह में इंस्टॉल करना था, लेकिन इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच ये फैसला जल्दबाजी में ले लिया गया। मोहम्मद यूनुस को इस बात का डर सता रहा है कहीं भारत बांग्लादेश पर सैन्य कार्रवाई न कर दे, जैसे पाकिस्तान पर की थी, जिसके चलते ही इस फैसले को लिया गया। वहीं दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि बांग्लादेश अपनी सैन्य ताकत को और भी ज्यादा मजबूत कर रहा है और जिसकी शुरुआत वो अटैकिंग से नहीं बल्कि डिफेंस वेपन से कर रहा है। इस रडार की कीमत $140 मिलियन यानी 12 अरब रुपए के आसपास बताई जा रही है। बांग्लादेश की सेना को इस तरह के रडार सिस्टम की जरूरत क्यों आन पड़ी, और सबसे बड़ा सवाल इसकी टाइमिंग को लेकर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे जल्दी सबसे ज्यादा पलटने वाले अगर कोई नेता हैं तो वो हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। इन्हें खुद ही नहीं पता होता कि कब कौन सी पार्टी में रहना है, कब किस पार्टी के लिए क्या कहना है, कब किस नेता के लिए क्या कहना है। ये एक ऐसा चेहरा बन चुके हैं जो लगातार अपने बदलते मिजाज और बदलते बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। इन्हें यूपी का पलटू राम भी कहा जा सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि कभी बहुजन समाज पार्टी के मजबूत नेता रहे हैं मौर्य, बाद में मायावती से अनबन हो गई, बीजेपी का दामन थाम लिया, फिर लाल टोपी लगाकर समाजवादी पार्टी में पहुंच गए और अब उन्होंने खुद की पार्टी बना ली है। पार्टी बनाई तो बनाई, खुद को सीएम भी घोषित कर दिया। तो ये उन नेताओं की फहरिस्त में शामिल हैं जिन पर कोई दल कभी भी भरोसा नहीं जता सकता और ना ही उनके बयानों को कोई गंभीरता से लेता है। लेकिन हाल ही में उन्होंने मायावती की तारीफ करना शुरू कर दी है। निश्चित रूप से ये एक चौंकाने वाली बात है।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती को अब तक की सबसे अच्छी मुख्यमंत्री बताया है। तो मुख्यमंत्री के रूप में सुश्री मायावती का जो कार्यकाल था वो ऐतिहासिक था। न उसके पहले वैसा कोई मुख्यमंत्री था, न उनके बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री हुआ। लेकिन ये इत्तेफाक है कि बहन जी अब वो बहन जी नहीं रही जिनकी हनक, जिनके कानून राज की धमक पूरे प्रदेश में ही नहीं देश में सुना जाता था। क्योंकि बाबा साहब के मिशन और मानवर काशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से उन्होंने नाता तोड़ लिया, इसलिए उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने उनसे भी नाता तोड़ दिया। ये वही मौर्य हैं जिन्होंने बीएसपी छोड़ने के बाद मायावती पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। कहा था कि दलितों और पिछड़ों की राजनीति से मायावती दूर जा चुकी हैं। दलितों के लिए उनकी राजनीति अब भटक गई है। फिर अचानक ये तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, तो कोई ना कोई मकसद तो जरूर होगा मौर्य का। वहीं राजनीतिकारों की माने तो मौर्य इस समय एकदम अलग थलग पड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, भले ही उन्होंने अपनी पार्टी बना ली हो। अब यूपी के चुनाव को देखते हुए उन्हें भी एक मजबूत बैसाखी की जरूरत है और मायावती की तारीफ इसी रणनीति का हिस्सा बताई जा रही है जो 2027 के होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अब वो अपने दलित वोट बैंक को फिर से साधने की कोशिश कर रहे हैं, अपना राजनीतिक वजूद बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, मायावती के साथ गठबंधन की जमीन तलाश रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव को लेकर भी उन्होंने ऐसा तंज कसा है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को बाबा साहेब और संविधान की परिभाषा का ज्ञान ही नहीं था। जब वो सपा में गए, यानी समाजवादी पार्टी में, जब वो अखिलेश यादव के साथ पहुंचे, तब उन्हें संविधान के बारे में पता चला, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में पता चला। देखिए, अखिलेश यादव संविधान की परिभाषा, डॉक्टर अम्बेडकर का नाम तब जाने हैं जब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में गए। उसके पहले डॉक्टर अम्बेडकर जी का महत्व समाजवादी पार्टी जानती ही नहीं थी, करती भी नहीं थी। पीडीए का मूल मंत्र मेरा दिया गया है, लेकिन आज वो पीडीए की परिभाषा खुद नहीं जानते। कहीं पीडीए का मतलब पिछड़ा बताएंगे तो कहीं पीडीए का मतलब पंडित बता देंगे, कहीं एक का मतलब अगड़ा बताएंगे तो कहीं अल्पसंख्यक बताएंगे तो कहीं आदि आबादी बता देंगे। तो जो नेता खुद कंफ्यूज है उसकी वो यहीं नहीं रुकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को हटाना है तो हम किसी के साथ भी हाथ मिला सकते हैं, हमें कोई परहेज नहीं। चुनाव में चूंकि सिंबल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं को सदस्य जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की छूट देंगे। जो भी लड़ेगा उसे पार्टी अनुमति देगी लड़ने के लिए। हमारी तैयारी उत्तर प्रदेश की विधानसभा की है, यद्यपि हमारी तैयारी सभी 403 विधानसभाओं के लिए चल रही है, लेकिन चूंकि लक्ष्य बड़ा है, यूपी बचाओ भाजपा हटाओ का है, इसलिए भाजपा को हटाने के लिए यदि कभी किसी से हाथ मिलाने की आवश्यकता पड़ी तो लाइक माइंडेड लोगों से हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के साथ सारे मनमुटाव दूर कर वापस बुला लिया और एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप दी। सक्रिय राजनीति में लाकर सभी को उन्होंने चौंकाया तो है, पर एक खास बात यह है कि उन लोगों को जो अभिषेक आनंद की जगह लेना चाहते थे, उनके लिए अब कोई जगह नहीं बची है। जैसे खुद मौर्य और चंद्रशेखर रावण ये जगह तलाश रहे थे मायावती की पार्टी में। स्वामी प्रसाद मौर्य का अब राजनीतिक सफर यही दिखाता है कि हर कदम अपने हित को देखते हुए ही उठाते हैं। कभी कड़ी आलोचना करते हैं तो कभी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। दरअसल ये सभी उनकी राजनीति में बने रहने की रणनीति का हिस्सा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या मौर्य फिर से बीएसपी के करीब आएंगे या सिर्फ एक राजनीतिक चाल है या फिर 2027 के गठबंधन की कवायद है। फिलहाल तो मौर्य ये सोचें कि वो अपनी सीट कैसे निकालेंगे। इधर देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। इन सीटों में गुजरात की 2, पंजाब केरल की और पश्चिम बंगाल की 1-1 सीट शामिल है। चुनाव आयोग के मुताबिक इन सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग पूरी हो गई। उपचुनाव का रिजल्ट अगले 23 जून को आएगा। देखा जाए तो पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली चुनावी परीक्षा होगी सरकार के लिए भी और बाकी विपक्षी दलों के लिए भी।
गुजरात और पंजाब में कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। वहीं बंगाल में कांग्रेस लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा केरल में एक दूसरे के खिलाफ ये दोनों मैदान में हैं। दोपहर 3 बजे तक की बात करें तो पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट पर सबसे ज्यादा 60% वोटिंग हुई। वहीं पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट पर सबसे कम 41% मतदान हुआ। केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। चलिए अब एक नजर मार लेते हैं इन सीटों पर। गुजरात में कड़ी के विधायक का फरवरी में निधन हो गया था, जिसके चलते ये उपचुनाव कराया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक भूपेंद्र भाई गंडू भाई भयानी ने 13 दिसंबर 2023 को पद से इस्तीफा दिया था और वो भाजपा में शामिल हो गए थे। तब से ये सीट भी खाली पड़ी थी। इसके अलावा पंजाब में लुधियाना वेस्ट की सीट पर हो रहा इलेक्शन बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि केजरीवाल की पॉलिटिकल एंट्री यहीं से हो सकती है दोबारा। क्योंकि अगर आपके संजय अरोरा ये सीट जीत जाते हैं तो उनकी राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी और केजरीवाल को राज्यसभा में एंट्री यहां से मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, इन चुनावों ने एक बार फिर कांग्रेस का दोहरापन भी दिखाया है, क्योंकि जहां एक तरफ कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों की विरोधी हुआ करती थी, वहीं कांग्रेस आज एक राज्य में लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि 23 जून को आने वाले रिजल्ट में क्या निकल कर आता है और जनता का भरोसा क्या अब भी सरकार पर है या नहीं, क्योंकि इस बीच देश में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका असर जनता के दिलो दिमाग पर जरूर होगा। तो खबर प्रधान में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।